हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स एंड इसका लेक्चर नंबर 5 है। हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक #5। तो आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है वर्क डन, जो कि एक डिटेल वीडियो है। जैसा कि आप इसकी लेंथ देख के बता सकते हैं, बहुत डिटेल वीडियो है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने प्रोवाइड किया है। हम ये सब समझेंगे कि वर्क डन क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, वो सब हमें देखना है। कौन सा वर्क डन हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बहुत तरीके के वर्क होते हैं, लेकिन हमें वर्क डन कौन सा पढ़ना है, मैकेनिकल वर्क, जिसको बोलते हैं पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, राइट। तो इसमें देखिए जो वर्क डन होता है एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत तरीके के जो डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें वर्क डन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूलाज होंगे। एंड अब होता है जैसे कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इन सब में वर्क डन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, एंड देख लेते हैं वर्क डन क्या होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये सब आता है तो आप इसको स्किप करके आगे चले जाइए, जहाँ पे आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें वर्क डन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसको बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत से मैं कर रही हूँ ये, लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्या होता है, तो वो मेरा लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, थर्मोडायनामिक #3। साथ में लिख दीजिए स्टडी विद मी एकता, तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं वो बताया है। आज के वीडियो में मैं क्या बताऊंगी, वो जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनमें वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो उतना डिटेल में मैं उस प्रोसेस को नहीं बताऊंगी, वर्क डन लेकिन हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें मैंने वर्क के बारे में भी बताया है। चलिए अब देखते हैं वर्क डन क्या होता है। तो वर्क हमें मैंने बताया प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क पढ़ना है। कौन सा वर्क पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो हमें कौन सा देखना है यहाँ पे, मैकेनिकल वर्क, जिसमें क्या हो, मैकेनिकल वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क। तो इसमें क्या होते हैं, हमें 2 टाइप से ये पढ़ना होता है। या तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो, किसके लिए पढ़ेंगे, गैसेस के लिए पढ़ेंगे, पता होगा इतना। एंड या फिर क्या हो, एक्सपेंशन हो, ठीक है। जब क्या होता है, कंप्रेशन होता है तो वर्क डन क्या होगा, जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन क्या होगा। मतलब इनकी साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो सिस्टम बनाया है, एक पिस्टन है, राइट, ये पिस्टन है। अब इसका इनिशियल वॉल्यूम ये है, मान लीजिए, ठीक है, V इनिशियल जो मैंने लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जब गैस कंप्रेस होती है, मतलब बाहर से क्या प्रेशर लगता है, P एक्सटर्नल, जो कि बाहर का प्रेशर है वो लग रहा है, अंदर से गैस का प्रेशर होता है, ठीक है। शुरुआत में इसका ये सारा वॉल्यूम है। अब जब P एक्सटर्नल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, जिसको P एक्सटर्नल मतलब वो क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। जब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो जाए, ये P गैस क्या है, ये ऑपोजिंग फोर्स है, इससे ज्यादा ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गई। मतलब P एक्सटर्नल जब P गैस से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, ये गैस कंप्रेस हो गई। इसका मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया, ठीक है। ये बात समझते हैं कि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया। अब जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, इस गैस के ऊपर जब वर्क हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्क की वैल्यू हम लेंगे, वर्क की, वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, इसको हम देखेंगे भी कि किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव आती हैं। अब यहां से समझते हैं। अब देखिए शुरू में इसका वॉल्यूम ये था, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम था। लेकिन क्या हुआ कि जब कंप्रेस हुआ तो ये फाइनल वॉल्यूम पहुंच गया यहाँ पे। ओके, मतलब ये वॉल्यूम बचा। तो आप देख सकते हैं V इनिशियल ज्यादा है एंड V फाइनल कम है। इसका मतलब जो V फाइनल में से V इनिशियल हम माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आएगी, मतलब जो, तो हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। ये डेल V यही तो चेंज हुआ, पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम देखें तो वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ओके, जब वॉल्यूम
डिक्रीज होता है तो चेंज इन वॉल्यूम की अगर हम साइन लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं जब फाइनल कम है इनिशियल से, जब इसमें से माइनस करेंगे तो डेल वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। जब डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो ये हम माइनस साइन लगाते हैं, राइट। एंड यहाँ पे फिर जो वर्क डन हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे याद रखिए, जब भी वर्क डन ऑन द गैस होता है, ठीक है, जब किसी गैस के ऊपर काम किया जाता है, किसी सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है बाय द सराउंडिंग, तो वो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन में जैसे ये हमारे पास क्या था, इनिशियल वॉल्यूम वी इनिशियल, ठीक है। जब ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, पी गैस, ये ऑपोजिंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो एक्सपेंड कर जाएगी गैस, ठीक है। मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर से, तो ये एक्सपेंड कर जाएगी। जब ये एक्सपेंड करेगी तो ये पहुंच गई, मान लीजिए वी फाइनल यहाँ पे। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ये हो गया, इतना वॉल्यूम ही तो बढ़ गया। अब इसका गैस का जो प्रेशर होगा सारा वो ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल हमारे पास ये था, फाइनल ये हो गया। तो आपको पता है वी फाइनल ये कंप्लीट प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम, ठीक है, ये ज्यादा है वी इनिशियल से। शुरुआत में इतना था, अभी इतना एक्सपेंड हो गया तो ये टोटल इतना हो गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो वी फाइनल बड़ा है वी इनिशियल से, तो जब हम माइनस करेंगे डेल वी की वैल्यू तो तभी निकलेगी ना, जब माइनस करेंगे तो डेल वी की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम ऐसे भी समझ सकते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका मतलब डेल वी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन में डेल वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कंप्रेशन में डेल वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, इसमें इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड जो वर्क डन होगा इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें गैस को काम करना पड़ रहा है सराउंडिंग के ऊपर, राइट। ये जो गैस है इसको काम करना पड़ रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो कोई भी काम करके खुश नहीं है, तो उसकी वैल्यू ऐसे समझिए, उसकी वैल्यू इसलिए नेगेटिव हो जाती है। किसकी वैल्यू, वर्क डन की, ओके। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर बाय द गैस अगर है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर ऑन द सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द गैस है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। इतना ही बताया गया इसमें। अब देखिए हम समझते हैं जो वर्क डन होता है उसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल होती है। अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे बहुत सारा हम यूज करेंगे, इसका एटमॉस्फेयर लीटर में इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम नहीं सॉरी, इसका वर्क डन आएगा इसमें, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल में, ओके। 101.3 आगे हम यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिराइव करके बताया हुआ है कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है वर्क डन का। तो वर्क डन हमें कौन सा पढ़ना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ही मैकेनिकल वर्क है, ओके। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार। देखिए इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई पिस्टन है, राइट, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है वी इनिशियल, इसमें गैस भरी हुई है, ओके। तो अंदर से प्रेशर लगेगा पी गैस, बाहर से क्या प्रेशर लगेगा इस पिस्टन पे, पी एक्सटर्नल, जो बाहर का प्रेशर होगा, ओके। जब एक्सपेंशन हो रहा है, मान लीजिए क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ तक ये वॉल्यूम मान लीजिए पहुंच गया, ओके। तो ये वी फाइनल हो गया, फाइनल वॉल्यूम, गैस इतना एक्सपेंड कर गई। तो अब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब क्या है कि जो फोर्स लगाया जा रहा है इस एरिया के ऊपर, ये जो एरिया है, ये जितना भी एरिया है, ठीक है, एरिया कौन सा है, ये वाला जो एरिया है, एक तरीके से आप देखिए, ये जो एरिया है इसके ऊपर फोर्स जो लगाया जा रहा है वही होता है प्रेशर, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं प्रेशर क्या हो जाएगा, F अपॉन A। सो यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे, क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया रख दें। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये मैंने दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है, एक तरीके से लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एरिया एंड ये जो हाइट है, ये मान लीजिए ये हाइट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ, ये कितना एक्सपेंड हुई हमें यही देखना है। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल ये एक्सपेंड हुई, मतलब क्या हुआ, जैसे ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया, डेल V। ओके, ये वॉल्यूम ही तो हो गया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब dx हुआ। ओके, एंड ये जो है ये क्या है, एरिया है। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा V, मतलब ये वॉल्यूम बन गया, समझ रहे हो। तो ये हो गया डेल V। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ P डेल V। अब देखिए बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, P एक्सटर्नल, राइट। एंड अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो रहा है, P गैस। तो क्या होगा, ये दोनों ही फोर्स जो हैं ऑपोजिट हैं, दोनों ही फोर्स ऑपोजिट हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं वर्क डन में, एंड किसके अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है, P एक्सटर्नल के अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे जो प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ऊपर से लग रहा है तो एक नीचे से। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए हमें ये देखना है कि जो ये फॉर्मूला हमारे पास आया है तो ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब प्रेशर क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, जब हम आगे भी देखेंगे, जब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। जब क्या होगा, कांस्टेंट हो प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं हो रहा हो। जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये P यहाँ से V चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ये एक A स्टेट, ये B स्टेट, जब ये प्रोसेस होता है तो किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये। ओके, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में किस तरीके से हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां से शुरू होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। प्रोसेसेस की बात करेंगे, प्रोसेसेस रिवर्सिबल प्रोसेस W in work done in reversible process, W in irreversible process। देखिए अभी हमने देखा कि अगर इस तरीके से कोई सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसमें हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जो ये प्रेशर होगा वो, एंड इसके अंदर जो भी ये आएगा एरिया V1 से V2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम कौन सा इसमें यूज करने वाले हैं, इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इरिवर्सिबल में कैसे यूज करेंगे, वर्क डन इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें प्रेशर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 एटमॉस्फेयर गिवन है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1, ओके, इनटू डेल्टा V। जैसे ये हमारे पास है, ये है हमारे पास 3 एंड ये है 9। ओके, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू। ओके, डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ से आप कैसे पता चलेगा आपको कि एक्सपेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे देख लीजिए कि ये जो आपको एरो का निशान दिख रहा है तो इस तरफ है, इस तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम, इस तरफ हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में वैसे भी आपको पता होना चाहिए डेल V की वैल्यू पॉजिटिव आती है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ से डेल V की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 लीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 6 लीटर। तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा, -6 लीटर। समझ गए, ठीक है। इस तरीके से हम इरिवर्सिबल वर्क डन निकालते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे
पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो यहाँ पे रख के हम बता सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आता है। अगर हमारे पास क्या है, ये वाला प्रोसेस था, तो इसमें आपने देखा कि डेल वी क्या था, इस प्रोसेस में डेल वी पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम। क्योंकि ये जो एरो के निशान होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वजह से पूरा आपका आंसर गलत हो सकता है, सही हो सकता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये। तो इसमें हमने क्या रखा था, माइनस पी एक्सटर्नल, प्लस की वैल्यू रखी थी इंटू प्लस की वैल्यू रखी थी जो भी थी, ठीक है, डेल्टा वी। तो ये जो वैल्यू आएगी, वर्क डन जो आएगा हमारे पास इरिवर्सिबल में, तो ये टोटल कितना आएगा, माइनस आएगा। ओके, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ पा रहे इस चीज को? अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसके थ्रू भी हमारा माइनस में ही वर्क डन आ रहा था, माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, जैसे इस तरीके से हमारा प्रोसेस हो रहा है, V2 माइनस V1, ठीक है, ये जैसे सही है V1 सॉरी V1 एंड ये हम V2, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। जब ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है मतलब वॉल्यूम कम होता आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं, W इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, चलिए इसको बाहर रखते हैं, इनटू माइनस डेल्टा वी। ओके, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, तो वर्क इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हैं? तो इरिवर्सिबल के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब डीपी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। स्मॉल चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब डेल्टा पी जीरो, कोई चेंज प्रेशर में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम ये यूज करेंगे। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल में हम किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, मैं इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये प्रोसेस है, ओके, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये आपके पास कोई स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, यहाँ से एक प्रोसेस के थ्रू ये स्टेट बी में पहुंच गया, कोई भी सिस्टम। इस तरफ एरो है, इसका मतलब ये हुआ है। आपको देखने से पता चला होगा कि कौन सा ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब इसमें अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो, अगर हम ये फॉर्मूला निकालें, इसमें हमने क्या देखा था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी, ओके। अगर हम क्या करें, इसमें वर्क डन निकालें, तो आप देखेंगे इसमें हमें क्या देखा था, हमने P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट प्रेशर इसमें कॉन्स्टेंट था, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे हम देखें कि ये जो प्रेशर है ये P1 है, मान लीजिए यहाँ तक आते आते प्रेशर कम हो गया, P2 हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम नहीं है। इस यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ और कम हो गया, इस तरफ थोड़ा सा और कम हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है। प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। जब प्रेशर वेरिएबल होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखिए कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। यही था प्रोसेस हमारा, ए से बी। अब बता सकते हैं कि इसमें कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम बताएंगे इसमें एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है, ये प्रोसेस भी इधर जा रहा है, ओके। तो इसमें हमें किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, तो इसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है एरिया अंडर द कर्व। सेम उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन उसमें क्या था, इस तरीके से ग्राफ था, तो उसमें सिर्फ प्रेशर एक ही था इस लाइन में, अगर इधर उधर कहीं भी नहीं था। अगर इस तरीके से होता है तो प्रेशर क्या होगा,
यहाँ पे अलग मिलेगा, यहाँ अलग, ठीक है, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट प्रेशर मिलेगा। लेकिन इसमें इस तरीके से अगर कोई प्रोसेस है तो मतलब वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, उसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। अब इसमें हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हम मानते हैं ये क्या है, V1 है, ओके, V1, ये V2, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से यहां थोड़ा सा प्रेशर में चेंज हुआ एंड इसका वॉल्यूम भी स्मॉल चेंज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम में स्मॉल चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे प्रोसेस हमारा पहुंचा, थोड़ा सा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, मतलब कि इतना इसने वॉल्यूम में चेंज किया, ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ। देखिए इरिवर्सिबल आप समझ पाते, सॉरी, रिवर्सिबल में क्या था, अगर एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है कि जो हमारा P गैस है, यहाँ पे P गैस लगभग इक्वल होता है P एक्सटर्नल के, ठीक है, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, ओके। अब ये तो आपको पता होगा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे वेट रखे हुए हैं, या फिर मान लीजिए मस्टर्ड सीड्स रखे हुए हैं। तो जब हम एक मस्टर्ड सीड को उठाएंगे, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे, तो कितना इसमें वॉल्यूम में चेंज होगा, बिल्कुल छोटा सा, जिसको हम देख भी नहीं सकते, बहुत ही छोटा सा, जो कि हम देख नहीं सकते। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो छोटा सा चेंज होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, P एक्सटर्नल थोड़ा सा कम होगा तो ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेगा, मतलब P गैस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर वो जो बैलेंस होगा तो दोनों फिर से रुक जाएंगे, ठीक है। V इनिशियल एंड यहाँ तक मान लीजिए पहुंचा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड किया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने एक और सीड रिमूव किया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम हुआ, तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके सीड्स को रिमूव किया, ठीक है। सीड्स कितने छोटे होते हैं, मस्टर्ड सीड्स बहुत छोटे होते हैं, उनकी वजह से कितना एक्सपेंशन होगा एक सीड की वजह से। तो ऐसे करते करते हमने धीरे धीरे सारे सीड हटा लिए एंड यहाँ पे मान लीजिए हमारा फाइनल वॉल्यूम V फाइनल पहुंच गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि स्मॉल चेंज हुआ है तो वॉल्यूम में चेंज इसी तरीके से हम धीरे धीरे dV उसको मान लेते हैं, जिसमें वॉल्यूम में स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इसको हमने मान लिया dV, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए D यूज करते हैं, जब बड़ा चेंज होता है तो उसके लिए डेल्टा V यूज करते हैं, ठीक है। V इनिशियल से सीधा V फाइनल पे पहुंच जाए तो क्या होगा, डेल भी लिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, dV, ओके, स्मॉल चेंजेस के लिए। अब इस तरीके से ये dV होता होता ये V2 तक पहुंच गया। अब हमें वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो डेल्टा V की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्क डन रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल dV, ठीक है, मतलब एक छोटा सा वर्क डन निकल जाएगा। ये जो इतना चेंज हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्रेशर है, यहाँ पे ये प्रेशर है P1 मान लीजिए, ठीक है, इतनी सी जो स्ट्रिप हमने काट लिए, इसमें वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, dV, ठीक है, P dV, तो ये हमारा वर्क हो गया एक तरीके से। तो इतने छोटे छोटे वर्क्स को अगर हम क्या कर दें, सम कर दें, सबका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम, सबका जो वर्क होगा उसको हम क्या कर दें, सम कर दें, तो क्या होगा, हमारे पास टोटल वर्क डन निकल जाएगा, मतलब पूरा जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। जब पूरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, मतलब इतने छोटे छोटे वर्क डन हम निकालेंगे। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि छोटे छोटे इनफाइनाइट वर्क डन निकालो, उनको जोड़ो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है कि छोटे छोटे वर्क डन को हम जोड़ दें, तो ये पूरा इसका वर्क डन आ जाएगा कि ये जो एरिया है, ये जो कर्व है, इसके अंदर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाता है। तो ये हो जाएगा वर्क डन रिवर्सिबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V1 से V2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, जब हमें रिवर्सिबल वर्क डन निकालना होता है तो फॉर्मूला ये होता है। तो मेन फॉर्मूला तो यही होता है, इसी से हम ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है।
जो इरिवर्सिबल वर्क है इसमें तो देखिए इनफाइनाइट स्टेप्स में ही कंप्लीट हुआ है। जब भी रिवर्सिबल वर्ड लिखा हो इसका मतलब ये आइडियल प्रोसेस है। आइडियल गेस की बात नहीं कर रहे, आइडियल गेस तो है इसके अंदर, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है जो कि रियल लाइफ में नहीं मिलते। ओके, इरिवर्सिबल में हमने क्या देखा था, अगर आपको प्रोसेसेस नहीं आते तो प्लीज इनको जरूर देख लीजिएगा। देखो इसमें क्या हुआ था, वी इनिशियल से अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो डायरेक्ट क्या हुआ था, वी फाइनल, मतलब ये वी इनिशियल वी फाइनल पहुंच गया था। जैसे क्या क्या हुआ था, हमने यहाँ पे कोई वेट रखा था, कोई भारी सा वेट रख दिया था, ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे था सिस्टम, मतलब पी एक्सटर्नल, इसमें क्या था, पी गैस के जब ये वी इनिशियल में है तो ये मतलब इक्वल है, तभी तो कोई स्टेबल है, ठीक है, बाहर का और अंदर का प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तभी स्टेबल रह पाते हैं। ओके, जब क्या होता है हम इसको रिमूव कर लेते हैं, जब इसको हम रिमूव कर लेते हैं तो ये एक्सपेंड करेगा पिस्टन हमारा, ठीक है, ये जो सिस्टम है ये एक्सपेंड करेगा एंड उसके बाद ये हटाने के बाद इसका प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा एंड इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ नहीं है, बट अगर हम बाहर का प्रेशर हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा लगेगा। ओके, तो गैस भी एक्सपेंड कर जाएगी एंड इसका वॉल्यूम हो जाएगा जी। तो हम देख सकते हैं इसमें सडनली चेंज हुआ है, इसमें बीच में नहीं रुका, जैसे ही आपने भारी जो वेट है कुछ भी हो सकता है वो हटाया, तुरंत ये एक्सपेंड कर गया, मतलब तुरंत ये एक्सपेंशन हो गया एंड देन गैस भी एक्सपेंड कर गई। तो ये बहुत फास्ट होता है, इनफाइनाइट स्टेप में नहीं, फाइनाइट स्टेप्स में होता है। जैसे इसमें डायरेक्टली क्या किया, वी इनिशियल से वी फाइनल पे ये पहुंच गया। ओके, हम बोल सकते हैं V1 से ये V2 पे डायरेक्टली पहुंच गया, इसमें बीच बीच में रुक रुक के नहीं गया इस सिस्टम की तरह। ओके, तो ये होता है इरिवर्सिबल, जो कि कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार ये अगर एक्सपेंड हो गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, तो ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कैसे कांस्टेंट होता है जरा सोचिए, जो हमने वेट रखा इसकी वजह से इसका कुछ वेट होगा, ठीक है, ये जो वेट है मतलब इसका कुछ वेट तो है ही, तो ये जो वेट है ये इस एरिया के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है। अब ये जो फोर्स है इस एरिया के ऊपर क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से गैस का प्रेशर जो होगा, तो एक तरीके से वो प्रेशर तो हो गया कि इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही तो प्रेशर होता है। अब इसका मतलब वो जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया और ये गैस का प्रेशर कम हो गया, इसलिए ये क्या कर गई, एक्सपेंड, सॉरी अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो कंप्रेस कर गई, राइट। जब हम इसको हटा देते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ जाता है। कब, जब हमने इसको हटाया, मतलब एक कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर की प्रेजेंस में हो रहा है। जबकि इसमें बार बार प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, एक बार हमने हटाया तो प्रेशर फिर से थोड़ा बदल गया, फिर हमने हटाया तो फिर से बदल गया, ठीक है, तो इस तरीके से हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज होता चला जा रहा है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी समराइज करके बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। तो इनमें जो आपको आता है उसको आप स्किप कर दीजिए, जो नहीं आता है वो जरूर देख लीजिए। तो इसमें पहला हम देखेंगे आइसोकोरिक वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, राइट। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। तो पहला हम देखेंगे आइसोकोरिक W इन, यहां लिख लेती हूं, W इन आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड देखेंगे W इन मतलब वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड वन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम रिवर्सिबल पढ़ेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। इनमें भी एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, ओके, इनमें भी एक्सपेंशन होगा एंड कंप्रेशन होगा, राइट। ये सब हम देखेंगे, इनके फॉर्मूलाज भी डिराइव करेंगे। फोर्थ हम देखेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें सेम इसी तरीके से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे। इसमें भी एक्सपेंशन देखेंगे, कंप्रेशन देखेंगे, इनके ग्राफ्स देखेंगे, साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, इनके स्लोप भी देखेंगे, ठीक है, इनके स्लोप। आइसोथर्मल प्रोसेस में इनके स्लोप देखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरीके से स्लोप होता है वो हम डिस्कस करेंगे, इनका जो डेरिवेशन होता है वो भी करके देखेंगे साथ में। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें बहुत कम समझ में आता है बच्चों को, लेकिन आप प्लीज इनको देखिए, अगर आपको नहीं आते तो आपको 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस जैसे कुछ भी इस तरीके से है, तो इसका हम वर्क डन कैसे निकालें। कोई साइकिल है, जैसे हमारे पास ये एक स्टेट है, ये इस तरीके से बी में पहुंची, बी से अगेन ये यहाँ पे पहुंच गई, तो इसमें हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, तो ये भी हम देखेंगे। इसमें हो जाएगा कि एरिया, इसके अंदर का एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द साइकिल, तो वो हो जाएगा। इसमें साइक्लिक प्रोसेसेस में हम 3-4 एग्जांपल लेके अच्छे से क्लियर करेंगे। साथ में एडियाबैटिक प्रोसेस में मतलब जिसमें हीट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हीट का एक्सचेंज जीरो हो जाए, तो फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब dt जीरो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो टेम्परेचर में, इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा हो, तो क्या होगा, जो बड़ा चेंज है, लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, वो भी जीरो हो जाएगा। आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक बहुत ही सिंपल है, कुछ ही मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये बहुत डिटेल है, इनमें टाइम लगेगा। सो चलिए देख लेते हैं अब इन प्रोसेसेस में किस तरीके से वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, इनमें वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक का क्या मतलब है, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, जो कि फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम जो हो वो क्या हो, सेम हो, तो वो ऐसा प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, तो वो क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमने क्या बोला, आइसोकोरिक प्रोसेस में सेम वॉल्यूम, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल, ओके, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। एंड सबसे बिल्कुल सही कब होगा, dV इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा V क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है, कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम सेम है, राइट। अब dV अगर हम लिखते हैं तो ही ये डेल्टा V सही होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि स्मॉल चेंजेस अगर जीरो हैं तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, मतलब बिल्कुल भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। जैसे हमारे पास इस तरफ हम वॉल्यूम इस तरफ बढ़ेगा, ओके, यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रेशर, तो कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास प्रोसेस है, ये वाला, चाहे ऐसे है या फिर कैसे, किसी भी तरीके से A एंड B। प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचता है तो किसी प्रोसेस के थ्रू ही पहुंचा जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इनमें ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्टेट है यहाँ पे भी प्रोसेस, ये जो वॉल्यूम है ये मान लीजिए V1 है, ओके, एंड यहाँ पे इस B पॉइंट पे आप देखेंगे जो B स्टेट है, यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है,
V1, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर हम रिवर्सिबल के लिए हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है W रिवर्सिबल, उसके लिए हम आप याद रखिए कि जब भी आप क्या करते हैं रिवर्सिबल वर्क डन देखते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन का साइन मिलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल dV। जब आपके पास ये चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ओके, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, ठीक है, ये हो गया 0। इसी तरीके से देखिए, इसमें जरूरत नहीं है वैसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल निकालने की, क्योंकि इसमें सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इरिवर्सिबल को लेके चलें तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो इसमें डेल्टा वी की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, एंड वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो कोई वर्क नहीं होगा। ओके, समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन देख रहे हैं, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का क्या मतलब है, आइसो मीन्स सेम, बारिक किसके लिए यूज करते हैं, प्रेशर के लिए, जिसमें क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला यूज किया था W इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वही हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो बिना सोचे समझे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखिए, इसको ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या है, वॉल्यूम है, किसमें, लीटर्स में, ये हमारे पास प्रेशर है जो कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ, ये इस तरफ, राइट। तो ये इसको हम लेते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो आइसोबारिक का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक प्रोसेस है ए, ये एक्सपेंशन हो रहा है एंड ये पहुंच गया दूसरे प्रोसेस में बी में, दूसरी स्टेट में बी में, किसके थ्रू गया, इस प्रोसेस के थ्रू। अभी जो साइन होते हैं ना, इस तरीके से जो निशान लगाए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बताते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, अगर इस तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन होगा, अगर ये इस तरफ है तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कंप्रेशन हो रहा है, राइट। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ए के पास, तो यहाँ पे भी प्रेशर, ये पी है, कुछ भी मान लीजिए प्रेशर कुछ भी है, एंड इसके ऊपर आप देखेंगे तो भी प्रेशर सेम है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर 0 है। ठीक है, मतलब dp अगर हम देखें तो वो 0 है, या फिर हम बोलें डेल्टा p इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स चेंज बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, बट चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए क्या है, V1 है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। ओके, तो इस तरीके से हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो प्रेशर गिवन है वो, एंड इसका वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम V2 से V1। ओके, V2 माइनस V1 करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, अब हम देख लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जो अब थर्ड हम देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, लेकिन बहुत इजी वे में चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। आइसोथर्मल का मतलब समझ गए कि मतलब जिसमें चेंज इन टेम्परेचर 0 है, दैट मीन्स T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स dt इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होगा उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि आइसोथर्मल में हमें पढ़ना होगा वर्क डन
एक तो हम देखेंगे रिवर्सिबल, देखिए मैं लिख देती हूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन लिख लीजिए, मैं भूल जाती हूं, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकंड, वर्क डन इन irreversible isothermal expansion। ओके, थर्ड, वर्क डन इन रिवर्सिबल isothermal compression। okay, and fourth, work done in irreversible isothermal compression। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में हमें आइसोथर्मल को एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन का वर्क डन देखना है। ठीक है, ये हमें वर्क डन पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए, जैसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है, पिस्टन है। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ओके, तो ये जो पिस्टन है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिवर्सिबल, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन है। अब ये जो पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, एक्सपेंशन बढ़ना है हमें। ओके, तो ये जो इसकी जो बाउंड्री होगी, ये सिस्टम है। ओके, सिस्टम की बाउंड्रीज है, ये जो पिस्टन है इसकी बाउंड्री है। ओके, तो ये जो बाउंड्री है ये कैसी है, परफेक्टली कंडक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हमारे पास ये जो बाउंड्री होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो गैस एक्सपेंड होती है। ठीक है, जब भी गैस एक्सपेंड होती है तो क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। तो क्या होगा, बाहर से जो टेम्परेचर है, जो किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में अंदर ले लिया जाएगा। राइट, जो बाहर का, अंदर का टेम्परेचर कम हो गया तो वो अंदर का टेम्परेचर कम हो गया तो बाहर से अंदर ले लिया जाए। राइट, और अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो अंदर का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इस सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो, वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है जो कंप्रेशन करने के बाद क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसको कांस्टेंट रखना है। मतलब बाहर का ये जो सराउंडिंग है इसका एंड ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, परफेक्टली कंडक्टिंग जो बाउंड्री है वो यूज करते हैं, इस तरीके का पिस्टन यूज करते हैं। अब क्या होता है, जब भी टेम्परेचर अंदर का अगर इंक्रीज हुआ तो फटाफट बाहर की टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब बाहर से अंदर हीट, अंदर से बाहर हीट निकाल दी जाएगी, या फिर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, मतलब क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए परफेक्टली कंडक्टिंग ये बाउंड्रीज होंगी।
ओके अब देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपको रिवर्सिबल वर्ड लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है कि जो रिवर्सिबल होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, तो वो एक्चुअल में नहीं होते, सिर्फ आपको पढ़ना है, बाकी ये सब एक्चुअल में होते ही नहीं है। इसकी जगह लिखा हुआ मिल सकता है आपको रिवर्सिबल या फिर आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस का क्या मतलब है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं मिलता, इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलता है, बट रिवर्सिबल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें एक्सपेंशन कैसे होगा? मान लीजिए ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है V इनिशियल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये गैस, अब देखो ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? P एक्सटर्नल, राइट, एंड अंदर से गैस का प्रेशर होगा P गैस। अब हम इसको किस तरीके से समझते हैं कि देखो ये जो P गैस है एंड ये P एक्सटर्नल, ठीक है, ऊपर से P एक्सटर्नल लग रहा है एंड नीचे से P गैस, मतलब गैस का प्रेशर है। तो जब ये जो सिस्टम है शुरुआत में क्या किस में है? इसका वॉल्यूम ये है, मतलब ये स्टेबल है। ओके, जब बाद में क्या होगा कि मतलब इसका जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन लगा रहा है? ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका मतलब जो गैस का प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मस्टर्ड सीड्स रखे हुए हैं। ओके, तो अब मैंने क्या किया, जैसे एक मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड समझते हैं ना, एक जो सरसों के दाने होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो रखे हुए हैं। मैंने बोला कि ये क्या कैसा प्रोसेस होता है? जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो आइडियल प्रोसेस होते हैं एंड ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं। ओके, इनफाइनाइट स्टेप्स में होंगे तो मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं, एक्चुअल में नहीं मिलते। तो जैसे यहाँ पर शुरू में V इनिशियल है, ये वॉल्यूम, राइट, अब हमने एक सीड को रिमूव किया। ओके, तो क्या हुआ, देखिए इनिशियली P एक्सटर्नल एंड P गैस इक्वल है, तभी तो ये इसका ये स्टैटिक है वॉल्यूम, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही हमने एक सीड हटाया, एक सीड को रिमूव किया, तो ये थोड़ा सा जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ये कम होगा, इसलिए ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो ये वॉल्यूम मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब हमने एक और हटाया, तो इस तरीके से ये यहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर गया। ओके, इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके ये सारे एक एक करके हटा लिए, मतलब कितने स्टेप्स में? इनफाइनाइट स्टेप्स में, एंड हम पहुंच गए V फाइनल पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हुआ। तो इसमें वॉल्यूम कितना चेंज हो गया? ये वॉल्यूम चेंज हो गया इसका, ठीक है ना, ये वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो V फाइनल है वो ग्रेटर देन V इनिशियल है। V फाइनल कितना है? यहाँ से यहाँ तक इतना वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? यहाँ से एंड यहाँ तक ये वाला है। तो आपको इजीली पता चल रहा है कि V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल। तो जब ये एक्सपेंशन होता है तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव लेते हैं हम, पता है ये कि डेल्टा V की वैल्यू हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। समझ गए इतना? तो इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं हम। देखिए जैसे P एक्सटर्नल डेल्टा dV। देखिए dV क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि इसमें छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो एक छोटा सा वर्क डन हो गया, ओके, छोटा सा वर्क डन हो गया। अब यहाँ से यहाँ तो इतना छोटे पार्ट्स में क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जब भी आप सीड को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो P गैस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एंड सिस्टम थोड़ा सा ऊपर उठता है। फिर आप एक और निकालते हैं तो फिर वो फिर से ऊपर होता है। जब बैलेंस हो जाते हैं प्रेशर बाहर का और अंदर का, तो फिर से रुक जाता है। एंड देन अगर आप फिर से इसको निकालते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप रिमूव कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टेप्स में ये धीरे धीरे होता फाइनल वॉल्यूम पे पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें हम जो वॉल्यूम का चेंज है वो एकदम से तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। अब छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो भी बहुत ही कम होगा।
बहुत ही छोटा सा वर्क डन होगा। तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी वर्क डन हैं छोटे छोटे उन सबको क्या करेंगे, हम सम अप कर देंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो चलिए अब देखते हैं इसका वर्क डन। तो ये मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, ठीक है। dV क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल वर्क डन हुए हैं, राइट, समझ पा रहे हैं। अब सारे वर्क डन को जोड़ना है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है वर्क का कि कितना फैला हुआ है वर्क, कहाँ से कहाँ तक वर्क हुआ है। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, V1 से V2 तक, V1 V2, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे P जो एक्सटर्नल है उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ। देखो हमने रिवर्सिबल में बात की कि जो P एक्सटर्नल है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है P गैस के, ठीक है। P एक्सटर्नल लगभग इक्वल होता है, रिवर्सिबल है मतलब एक छोटा सा सीड अगर हम हटाते हैं तब प्रेशर में चेंज आता है, तो बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा चेंज आता है। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग ये सिमिलर होते हैं, इक्वल ही होते हैं वर्क P एक्सटर्नल एंड P गैस। तो आपको पता है P गैस है, मतलब ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, राइट। जब भी रिवर्सिबल की बात हो रही है तो सिस्टम एक तो क्या है हमारा आइडियल है, ठीक है, एंड इसके अंदर जो गैस है उसकी हम बात करें वो कौन सी है, आइडियल है, राइट। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि P की जगह P गैस लिख सकते हैं। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है गैस के लिए वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, ओके। तो P यहाँ से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा nRT, इधर चला जाएगा अपॉन V, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है P की मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस nRT अपॉन V dV, ठीक है, V1 से V2, ओके। अब ये जो कांस्टेंट है इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स, ये गैस कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये हम सारे के सारे बाहर निकाल लेते हैं, nRT V1 से V2 1 अपॉन V dV, ओके। तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस nRT log e टू पावर V1 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ V2 अपॉन V1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, log V2 माइनस log E है, log बेस E, V2 माइनस log बेस V1, ओके, ठीक है। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस nRT, ठीक है, ये तो ऐसा कैसे आएगा, log बेस E V2 अपॉन V1, ठीक है, माइनस है तो अपॉन V1, इस तरीके से लिख लें, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो log E होता है, log बेस E, हमें आंसर किस में लेना होता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें log बेस 10 में ही वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हम जब भी यहाँ पे log बेस 10 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 log बेस 10, राइट। मतलब log E की वैल्यू हम ये रखेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, माइनस लगा लीजिए, माइनस nRT माइनस 2.303, ठीक है, ये वैल्यू अब ये लिख देंगे, nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। तो हमारे पास W रिवर्सिबल के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ओके। अब हम इस फॉर्मूला को और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी की हेल्प से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज खुद से बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, मैं एक बार इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हमने क्या रखा है, nRT की जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है हमारे पास
जो बॉयल्स इक्वेशन होती है, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, P1 अपॉन P2, P को एक साइड में कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये समझ में आ रहा है, V2 अपॉन V1। तो जो V2 अपॉन V1 है उसकी जगह हम P1 अपॉन P2 रख सकते हैं ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इस साइड में लिख लेते हैं W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन P2। ओके, तो एक ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ये बनाना आ गया, ये वाला फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आ गया, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया तो आप ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बॉयल्स जो लो होता है वो याद रखना है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इजीली आप कर पाएंगे। अब देखिए एनआरटी की जगह आप और क्या रख सकते हो, पीवी रख सकते हो। ठीक है, देखिए एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है, यहीं से देख लीजिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो यहाँ पे तीनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, अगर हम बात करें तो P1 अगर PV इज इक्वल टू एनआरटी है, अगर मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, P1 V1 अगर इनकी जगह P3 V3 P3 V3 एंड सो ऑन इस तरीके से करें तो हम क्या कर सकते हैं, एनआरटी की जगह P1 V1 या फिर P2 V2 भी रख सकते हैं। तो हम और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं, यहीं से देखते हैं। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303, एनआरटी की जगह क्या रख सकते हैं, P1 V1 रख सकते हैं, P1 V1। ओके, ये रख दिया, log बेस 10 P1 अपॉन P2। ठीक है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं -2.303 P2 V2 रख दीजिए एक बार, P2 V2 log बेस 10 P1 अपॉन P2। देखिए ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास टेम्परेचर गिवन नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, तो आप अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वॉल्यूम को लेंगे, यहाँ पे हमने प्रेशर को लिया, तो इसी तरीके से -2.303 P1 V1 log बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, -2.303 P2 V2 लिख सकते हैं, log बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, तो कितने सारे फॉर्मूलाज आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार तो आपने V2 V2 की जगह P1 V1 रख दिया, ओके, इसकी हेल्प से। फिर आपने एनआरटी की जगह क्या रखा, P1 V1 रख सकते हो, या फिर P2 V2 रख सकते हो, P3 V3 रख सकते हो, ओके, एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकते हो, P1 V1 P2 V2 ये रख के आप इनको साथ में रख सकते हो। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं, इनको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आता है, ये पता है, तो आप ये सारे फॉर्मूलाज बना सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो जो वर्क डन है अब इनका एक बार ग्राफ देख लीजिए आप, रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वर्क डन को। देखो, W रिवर्सिबल क्या बोला, एक्सपेंशन, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। ठीक है, इस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ प्रेशर। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे कोई एक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ आपको पता है किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ओके, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये हमारे पास प्रोसेस है A एंड ये है B। तो इसमें हम, अगर आपको ग्राफ दी गई है, ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये प्रोसेस है कोई, इसमें वर्क डन निकाली, तो आप कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो इसमें वर्क डन निकालने के लिए होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से ओपन साइकिल है ये। ठीक है, ओपन साइकिल है। ठीक है, एक प्रोसेस है A to B गया, इस तरीके से। ये निशान लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं,
ऐसे साइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये इस तरीके से गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ये था V1, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। ओके, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। ओके, तो ये हो गया इसका W रिवर्सिबल का वर्क डन। किस में है ये, एक्सपेंशन में है। अब हम देखते हैं ये किसका है, एक्सपेंशन। अब अगर हम देखें कंप्रेशन की बात करें कि अगर हमारे पास ये सिस्टम है, ये स्टेट 1 टू A टू B में गया। ओके, अब क्या हुआ है, कंप्रेशन, मतलब B टू A में गया, सॉरी B टू A में। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, V1 हो गया, ठीक है। इनिशियल हमारे पास ये था, उसके बाद क्या किया, ये कंप्रेस होना शुरू हो गया, मतलब वॉल्यूम घटने लग गया। इस तरफ प्रेशर लेंगे, इस तरफ वॉल्यूम लेंगे, लीटर्स में, 80 में, राइट। तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, मतलब ये V2, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो सेम है इसमें भी और इसमें भी। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा वर्क का वो क्या होगा, ये एरिया होगा, इसका भी ये एरिया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा रिवर्सिबल किसका, एक्सपेंशन, W रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड कि कितना फैलाव है वो इक्वल होता है किसके, W रिवर्सिबल कंप्रेशन के। सेम ही रास्ता है, बस एक बार तो इस तरफ गया, दूसरी बार इस तरफ, ठीक है। मतलब एक्सपेंशन में इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंड अगर हम क्या करते, कंप्रेस कर रहे हैं तो वो इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ओके, तो इनमें वर्क डन क्या है, सेम है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद कर लेनी चाहिए। ओके, अब हम क्या देखते हैं, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन देख लिया, वर्क डन कैसे होता है, कितना होता है, समझ लिया है। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्क डन W इरिवर्सिबल, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर लीजिए, एक्सपेंशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमें देखना है कि इरिवर्सिबली मतलब जैसे कोई भी हमारे पास, इरिवर्सिबल में हमने देखा था कि हम कुछ भी वेट रखते हैं तो वो जो वेट होता है वो एक कांस्टेंट वेट होता है। मतलब जैसे P एक्सटर्नल लगता है, बाहर का जो प्रेशर है, यहाँ से P गैस लगेगा, P गैस, तो ये जो बाहर का जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, कोई भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हमारे पास कोई वेट होगा, वो जो वेट है वो पर यूनिट एरिया के ऊपर, ये जो एरिया है कंप्लीट, उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है, तो वही होता है उसका प्रेशर। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, तो सिंपली आपको पता है जो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क इरिवर्सिबल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा P। अगर एक्सपेंशन होता है तो मान लीजिए ये सिस्टम, ये V1 है, ये पहुंच गया कहाँ पे, V2, तो जो हम इसका ये निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब आपने ये वेट रखा, कुछ भी वेट है आपने रखा, तो ये सीधा नीचे जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब आप अगर इसको उठा लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, एंड देन ये सिस्टम एक्सपेंड कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। ये किसकी वजह से है, P एक्सटर्नल, जो कि कैसा है, कांस्टेंट है। क्या है, प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है इतना
अब इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। देखो एक और फॉर्मूला आप इससे डिराइव कर सकते हो, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे। तो देखो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, W irreversible इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। इसको क्या लिख सकते हो आप, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। जब आपके पास गिवन है, जैसे कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली दे दिया तो आप ये निकालेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपको दिया कि V2 ये है, V1 ये है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब इससे ही हमें एक और फॉर्मूला बनाना है कि क्या होता है, P V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए कॉन्स्टेंट कुछ भी है, K है कॉन्स्टेंट, NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT, दैट मीन्स NRT कॉन्स्टेंट है तो PV इज इक्वल टू K। अब क्या करते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं NRT। अब यहां से अगर मैं V निकालूं तो क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P। क्लियर है, V की वैल्यू NRT अपॉन P हो गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि जो P एक्सटर्नल है वो किसकी वजह से है, ये जो हमने कुछ भी वेट रखा इसकी वजह से, तो ये जो वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, P2। और सारा का सारा जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, इसकी वजह से ही हो रहा है। ओके, तो हम क्या मान सकते हैं कि जो P एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल है, लगभग P2 के इक्वल। ओके, इसको हमने क्या मान लिया, P2, राइट। समझ गए इस चीज को कि जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है किसमें, इरिवर्सिबल में, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट वेट रखा है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो जो कांस्टेंट वेट है उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उस एरिया के ऊपर, उसी की वजह से प्रेशर लगता है, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो हो रहा है P एक्सटर्नल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, P एक्सटर्नल बोल रहे हैं। अब ये P एक्सटर्नल मतलब इसके जो सराउंडिंग का जो प्रेशर है, अब वो जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया P2। तो क्या होगा कि जो P एक्सटर्नल है, जो सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, P2। तो हम ये लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P2, ठीक है ना। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम किसकी बात करें, जैसे एक्सपेंशन की बात करें तो ये जो वेट है हमने इसको हटाया तो यहाँ का प्रेशर तेजी से इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं, इसका तो वही है, लेकिन हमने इसको रिमूव कर दिया, इसका मतलब बाहर का प्रेशर कम हो गया तो ये एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए V2 एंड V1 की हमें वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो जो V है, अगर V क्या है, NRT अपॉन P है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ V1 क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P1, ठीक है, एंड V2 इज इक्वल टू NRT अपॉन P2 लिख सकती हूँ मैं। ये तो सब कुछ कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है ना। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस P2, P एक्सटर्नल की जगह P2 लिख दिया, माइनस P2 NRT अपॉन P2, ठीक है, V1 की वैल्यू एंड ये V2 की वैल्यू, माइनस NRT अपॉन P1, ठीक है, NRT कॉमन ले लीजिए एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी एंड इससे भी, तो क्या हो जाएगा, माइनस NRT P2 अपॉन P2 माइनस P2 अपॉन P1। ओके, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अंदर हम कराएंगे, चलिए पहले स्टेप वाइज चलते हैं। NRT 1 माइनस P2 अपॉन P1, ठीक है, सही है ना, P2 अपॉन P1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ तो क्या हो जाएगा, NRT P2 अपॉन P1 माइनस 1, दिख रहा है आपको। ओके, ये हो जाएगा W इरिवर्सिबल का हमारा नया फॉर्मूला, ठीक है, 3 2 कुछ भी लिख लीजिए, ये तो सेम ही है। तो इस तरीके से भी अगर आपके पास क्या गिवन है, इसमें अगर ये आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास वॉल्यूम है एंड प्रेशर गिवन है, ठीक है। इसको कब यूज करेंगे आप, जब आपके पास टेम्परेचर गिवन है, जैसे कभी कभी टेम्परेचर दे देता है तो हम इसको यूज करेंगे। ओके, समझ में आया इतना। तो काफी बार दिक्कत क्या होती है कि इरिवर्सिबल सिर्फ यही समझते हैं, मेन तो यही है, लेकिन इसको आगे भी हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं
कि जो इसमें जो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है तो उसमें वर्क डन किस में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास ये है, इसमें हम क्या करा रहे हैं, एक्सपेंशन, इसमें करा रहे हैं कंप्रेशन, ओके। कौन सा है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मैं लिख लेती हूँ W इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये कौन सा है, W इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड कंप्रेशन, ओके। तो यहाँ से वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई प्रोसेस है, इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास, एक तो आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर आपके पास इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि आप क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो जब भी आपके पास कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे कि ओपन साइकिल है, 2 प्रोसेस हो रहे हैं, ग्राफ के थ्रू शो किया गया है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। जब भी ऐसा होता है, ओपन साइकिल है एक तरीके से जो खुला है, उसमें एरिया अंडर द पीवी कर्व, ओके। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व के अंडर में जो भी वर्क होगा वही क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में जैसे हमने क्या किया, इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल आपको पता है कि वो रुक रुक के नहीं होता, वो क्या होता है, फाइनाइट स्टेप्स में होता है एंड बहुत ही जल्दी से हो जाता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। जैसे ये जो हमारे पास पिस्टन था, अगर इसमें हमने ये जो वेट है इसको रिमूव किया तो ये क्या करेगी, गैस तुरंत एक्सपेंड करेगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे रखा तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया एक तरीके से V1 से V2। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे ये वेट रखा, ठीक है, इनिशियल ये है, जब हमने यहाँ पे वेट रखा तो ये कंप्रेस हो गई, समझ पा रहे हैं। तो ये बीच बीच में रुक रुक के नहीं होता है, ये फटाफट हो जाता है। तो इसके अंदर जो बीच में हमें जो स्टेप्स मिल रहे थे वो नहीं देखने, हमें सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। जैसे हमारे पास ये कोई है एक प्रोसेस एंड इस टाइम इसके पास जो प्रेशर था वो P1 है, ओके। ये स्टेट है, सॉरी स्टेट A है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टेट A में है एंड यहाँ क्या है, इसका प्रेशर P1 है। अब ये पहुँच गया इधर स्टेट, ये जो सिस्टम है स्टेट B में पहुँच गया, ओके। तो इसका जो हम बोल सकते हैं जो प्रेशर होगा वो हो गया P2, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन हो रहा है एक तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम V1, ओके। जब हमारा प्रोसेस इस तरीके से आया तो ये वॉल्यूम V2, V1 से V2 हो गया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, ओके। ये डायरेक्टली हो जाता है। तो इसमें जो वर्क डन होगा ना वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्सपेंशन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो ये हमारा हो गया P इनिशियल। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। ये P इनिशियल है, मतलब शुरू में हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस स्टेट में प्रेजेंट है। जब आपने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो गैस एक्सपेंड कर गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एंड यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, P2 है। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इसमें वर्क डन ये जो बना है ना ये होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेशर देखेंगे, जो फाइनल प्रेशर है उसी की वही वर्क डन कराएगा, ठीक है, वही वर्क डन कराएगा। एंड इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज तो आपको दिख रहा है V2 से V1। अब हम यहाँ से यहाँ तक ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो उसमें वर्क डन सबसे कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। जब हमारा जो फाइनल प्रेशर होगा जो P2 है, उसके साथ में जो वॉल्यूम है वहाँ से लेके V1 से V2 तक, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका जो अगर हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये बहुत ही कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इरिवर्सिबल है, हम क्या करें, कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन कर रहे हैं। तो मतलब मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम है V1 इनिशियल वॉल्यूम, एंड जब हमने यहाँ पे वेट रखा तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगा तो ये पहुँच गया यहाँ पे सिस्टम, तो ये हो गया V2। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए शुरू में हमारा वॉल्यूम था यहाँ V1, ठीक है, अब हमने क्या किया, कंप्रेस किया, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वॉल्यूम का वो मान लीजिए आ गया ये V2। ओके, ये हो गया V2। तो यहाँ पे जो प्रेशर है P1, तो जो शुरुआत में जो प्रेशर था वो कम था, ठीक है, शुरुआत में जो प्रेशर था वो कम था। कब कम था, जब हमने वेट रखा नहीं था, ये रखा नहीं था, तो वॉल्यूम ये था, समझ पा रहे हैं। जब ये वॉल्यूम है तो प्रेशर क्या है, P1 है, यहाँ पे मैं P1 भी लिख लेती हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम था हमारे पास ये शुरुआत में, तो क्या था, प्रेशर P1 था। अब जब हमारा जो कंप्रेस हो गया, ठीक है, कंप्रेस हुआ मतलब इधर कोई पॉइंट आएगा वॉल्यूम के लिए, तो जब कंप्रेस हुआ, ये वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम हमारी इस स्टेट में पहुंच गया जो कि क्या है, V2। समझ गए इस चीज को। तो ये मान लीजिए A है, ये B स्टेट, तो इसमें जो वर्क डन जो होगा ना वो क्या होगा। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, P2। अब जो भी कुछ हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ये जो प्रेशर है, जो हमने ये वेट रखा, इसकी वजह से हम फाइनली यहाँ तक पहुँच पाए हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं, किसकी वजह से, जो P2 है इसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, इसमें क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है एक तरीके से, तो इसके लिए जो P2 की लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था उसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें जो वर्क डन होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, वर्क डन में हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्क इरिवर्सिबल हमने पढ़ा है, ठीक है, तो वो हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। पहला तो क्या होता है, वर्क डन इरिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल वर्क आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल जो वर्क डन है वो 2 तरीके से हम देखते हैं। एक तो हमने फॉर्मूला देखा कि जब वर्क डन ये होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, ओके, ये तो हम देख चुके। अब देखिए एक क्या होता है कि जब ये P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब वैक्यूम में अगर हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, किसमें, इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है, किसी की वजह से भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ये हमारे पास कोई पिस्टन है, हमारा सिस्टम है, तो इसमें जो P एक्सटर्नल होगा, P एक्सटर्नल जो बाहर से जो प्रेशर लगता है इसके ऊपर, वो क्या हो जाए, 0, क्योंकि क्या है, वैक्यूम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, फ्री एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। क्यों बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि किसी के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, जो भी वर्क डन होगा, एक्सपेंशन होगा, तो किसी के अगेंस्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे खाली पड़ा है तो क्या वर्क होगा, वर्क डन में क्या होता है, कोई एक तो ड्राइविंग फोर्स होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। अगर एक्सपेंशन है तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई ना कोई तो अपोजिंग फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे जब P एक्सटर्नल 0 है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्रीली एक्सपेंड करेगा, ठीक है, फ्रीली एक्सपेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0। ओके, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। आप इसमें रख के देख लीजिए, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। जब ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम हो ही ना, जेई, नीट या फिर कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आप इतनी मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है आपको कि आप उसके लिए काम कर सकें। ओके, तो इसी तरीके से है कि जब यहाँ पे कोई
ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, ऑपोजिंग जो प्रेशर है, जो पी एक्सटर्नल है वो है ही नहीं, तो किसके लिए ये एक्सपेंशन होगा, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस कंप्रेस्ड फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर्स बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज 20 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स। ठीक है, क्या क्या गिवन है, कंप्रेशन हो रहा है एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखिए जो कंप्रेशन है इसका मतलब जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी एंड जो वर्क डन होगा वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये बात समझ में आ रही है? कंप्रेशन है इसका मतलब क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम में जो चेंज है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि जो V इनिशियल है वो ज़्यादा होता है V फाइनल से। ठीक है, आप सिंपली समझ भी सकते हैं, जैसे कोई ये हमारे पास पिस्टन है, अगर ये कंप्रेस करता है तो ये V इनिशियल एंड ये V2 V फाइनल। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाता है जब इसको कंप्रेशन करते हैं तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा इनिशियल, ये कम है, तो जब हम क्या करेंगे V2 माइनस V1 करेंगे, मतलब कम में से ज़्यादा को माइनस करते हैं तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है 20 माइनस 20 इंटू 5, 10 टू 5 लीटर, मतलब 10 माइनस 5 इज इक्वल टू -5। ओके, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ -5। ये कितना हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 100। ओके, 100 लीटर ATM। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें जूल में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 इंटू 101.3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर जूल के अंदर। जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंस आइसोथर्मली एट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू ए वैक्यूम until its total volume is 10 लीटर। मतलब क्या हुआ कि गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, एंड जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो कितना है, 10 लीटर। मतलब डेल्टा V की वैल्यू हम बोल सकते हैं वो क्या है, 10 लीटर्स। ये प्लस में आएगी क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक बार चलते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि जो वैक्यूम में है, वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन 0 होगा। अभी हमने सीखा। ओके, तो चलिए फिर भी इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अनटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इतना है। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब। अब आपको पता है हीट को जब एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, क्योंकि ये कैसी बाउंड्री है, कंडक्टिंग है, ओके, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड ये जो गैस है ये एक्सपेंड करेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। ओके, हीट जो एब्जॉर्ब की जाती है इस सिस्टम में, अगर हीट गई है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे। जो भी एब्जॉर्ब हीट होती है वो पॉजिटिव लेते हैं एंड एक्सपेंशन होता है तो ये डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, बट जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होता है एक तरीके से। ठीक है, ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम ये समझना है कि कितनी इसने हीट एब्जॉर्ब करी एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन एंड वर्क डन क्या हुआ। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा U। जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है,
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू ये किसके लिए है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये होता है Q प्लस W। अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर, ये फर्स्ट लॉ है, उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एंड जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे। तो ये मान लीजिए 0 है, तो ये क्या हो जाएगा Q प्लस W, ओके, एंड Q इज इक्वल टू माइनस W। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। बट हमने क्या बोला, अब हम इसका फॉर्मूला रखें, ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल में देखना है एक तरीके से, क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, क्या हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब ये जो है P एक्सटर्नल मतलब ये वैक्यूम है, इधर इसके बाहर वैक्यूम है, तो ये किसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं एक्सपेंड करेगा, कुछ तो होना चाहिए जिसके अगेंस्ट ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जब बाहर वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं जिसके अगेंस्ट ये काम करे, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा। इसका मतलब जो P एक्सटर्नल है वो 0 है, इसको हम अगर 0 रख देते हैं तो ये टोटल जो वर्क डन होगा वो भी 0 हो जाएगा। ये सिंपल आप एक लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंस isothermally and reversibly from a volume of 1 liter to 10 liter. Calculate work done in kilojoule by the gas. देखिए पहली बात ये पता चल रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब बाय द गैस ही वर्क डन होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल में ये देता नहीं है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बट जो रिवर्सिबल अगर प्रोसेस होगा तो उसमें ये मेंशन होगा कि रिवर्सिबल है या फिर आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। आइडियल गैस तो मिलेगी, ठीक है, आइडियल गैस होना ठीक है, वो तो होगी, बट उसमें क्या होगा कि रिवर्सिबल या फिर आइडियल प्रोसेस मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इसका मतलब हमें जो रिवर्सिबल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओके। इसमें वॉल्यूम गिवन है, चलिए देख लेते क्या क्या गिवन है। तो इसमें T गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, ओके। हम क्या कर देंगे, ये हो गया 300 केल्विन, ओके। वॉल्यूम कितना है, V1 है हमारे पास 1 लीटर, V2 है 10 लीटर, राइट, एंड बस यही है। तो चलिए हम फॉर्मूला में रख देते हैं, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, W रिवर्सिबल क्या होता है माइनस nRT माइनस 2.303 nRT log बेस 10 क्या है V2 अपॉन V1, सो V2 अपॉन V1। तो इनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, माइनस 2.303 इंटू n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है। R की वैल्यू हम क्या लेते हैं, R की वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, केल्विन ये होती है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, R की, ओके। तो ये वैल्यू रख देंगे, ये 1 मोल 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरीके से रख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 मोल है, तो मैं यहाँ पे 1 मोल लिख लेती हूँ। अब टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 300 केल्विन, ओके, एंड लॉग V2 10, V1 1, ओके। ये किस में है, लीटर में, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या है, ओनली जूल बचा है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें जूल में आएगा, हम किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, ओके। तो अब
यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 log, ये कितना हो गया, log बेस 10 हो गया, ठीक है 10। अब देखिए जो log बेस 10 का 10 है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1, ओके, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए कि इसका आंसर क्या आता है। अब एक्सपेंशन है तो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगी जो वैल्यू आएगी, एंड इसकी मैंने सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर है 5744, ठीक है। ये किस में आया हमारे पास, जूल्स में। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, तो हम क्या करेंगे, -5744 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा हमारे पास 5.744 किलो जूल, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, समझिए। सिंपली हमने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया है, एंड log की वैल्यू मोस्टली आपको दी हुई मिलती है, log 10 की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, 1 होती है।